नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेल को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा, राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के लिए एक बड़ा अवसर। राष्ट्रीय खेल को लेकर उत्तराखंड है मेजबान। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा, भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे आशा नौटियाल। जनता आशा नौटियाल को बनाएगी विधायक। रामनगर के नेगी कॉलोनी में पहली बार मनाया गया दीप महोत्सव। 5100 दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की हुई शुरुआत। विधायक दीवान सिंह बिष्ट रहे मौजूद। ऋषिकेश रोटरी क्लब ने स्कूल के बच्चों संग मनाई दीपावली। स्कूल के बच्चों को किया उपहार भेंट। स्कूली बच्चों को मिष्ठान भी किए वितरित। और कालाडूंगी में आयुक्त दीपक रावत ने किया निरीक्षण। लोगों की जन समस्याओं से हुए रूबरू। दुकानदारों ने पार्किंग की समस्या से कराया अवगत। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को संबोधित कर रहे हैं। और ये एक तरह से उपहार भी है। ये उपहार है आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का, आपके माता पिता, आपके गुरुजनों का, उनकी तपस्या का। उन सब ने भी किया है, क्योंकि आपकी सफलता में उन सब का भी बड़ा योगदान है। इसलिए ये दिन आपके लिए ये विशेष दिन है। और आज से आप एक शिक्षक के रूप में राज्य के भविष्य निर्माता के रूप में अपनी सेवा देने वाले हैं। और निश्चित रूप से आप अपना स्थान स्वयं समझ लीजिए कि आपका स्थान कहां से कहां हो गया। और सच में अभी तक तो क्या था कि आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, कोई अन्य काम कर रहे होंगे, या प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब मेरे को नियुक्ति मिलेगी, कब मैं जिस काम के लिए जो मेरा उद्देश्य कब पूरा होगा। आपका एक पार्ट पूरा हो गया। एक पार्ट पूरा हो गया यानी कि नियुक्ति पत्र आज मिल जा रहे हैं, नियुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन आज से आपका काम शुरू हो रहा है। सही में काम अब खत्म नहीं हुआ है कि नियुक्ति हो गई तो काम खत्म नहीं हुआ। अब काम शुरू हुआ है, क्योंकि आज से आप लोगों ने अपने मन को, मस्तिष्क को, विचार को, अपने पूरे मनोयोग से ये सोचना है कि अब मैंने राज्य के लिए, देश के लिए उन कर्णधारों को तैयार करना है, उनको शिक्षा देनी है। और उसमें मेरा किस प्रकार से योगदान हो सकता है, क्योंकि साथियों, अध्यापन कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये भगवान की कृपा से आप सब लोगों को ये सौभाग्य मिला है। विशेषकर उच्च शिक्षा जो है मानवीय संसाधनों को ये तराशने का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि उच्च शिक्षा युवा शक्ति को सही दिशा देने का काम करती है। और मैं देख रहा हूं यहां पर आप सबके जो आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरों को देखकर मैं आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए न विद्यार्थियों की प्रतिभा और बुद्धि को निखारेंगे, बल्कि अपना सर्वोत्तम देने का काम आप सब करेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में, देश के लिए जो छात्र छात्राएं, विद्यार्थी काम आए, उनके निर्माण में आप सब अपना योगदान देंगे। और मैं ये भी देख पा रहा हूं यहाँ पर कि हमारे जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके साथ उनके अभिभावकगण भी आए हुए हैं। और उनके चेहरों पर भी आज जो प्रसन्नता है वो यहाँ झलक रही है। और उनके भी सपने पूरे हो रहे हैं। उन्होंने भी सोचा होगा बचपन से कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ाई करके, तैयारी करके अपनी मंजिल को प्राप्त करे, और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं। और उनके भी ये सपने अब आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि
जब आप मेहनत कर रहे थे, जब आप तैयारियां कर रहे थे, तो किसी न किसी रूप में वो भी आपके साथ तैयारी कर रहे थे। उनका भी उतना ही योगदान है, योगदान उनका कम नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इन सब परिस्थितियों को नजदीक से जिया है, नजदीक से देखा है। मैं भी एक सामान्य परिवार में ही, हम सभी लोग सामान्य परिवारों से यहाँ आकर काम कर रहे हैं, तो इसको भली भांति मैं महसूस करता हूं कि एक विद्यार्थी के साथ उसके पूरे परिवार की आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, सपने जुड़े होते हैं। पहले प्रदेश के युवा बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, माता पिता भी तैयारी करवाते थे, छोटा छोटा काम करते थे, घर में कोई सब्जी लगाता था, कोई फल लगाता था, कोई गाय पालता था, भैंस पालता था, दूध का काम करता था, चाय की दुकान, छोटी दुकान करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते थे। लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, और इस कारण से क्योंकि पेपर लीक हो जाया करते थे, क्वेश्चन बैंक लीक हो जाता था, नकल माफिया नकल करवाते थे, और उसके कारण से बहुत बार उनमें वो डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते थे। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। बड़ी खबर, राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के लिए एक बड़ा अवसर। राष्ट्रीय खेल को लेकर उत्तराखंड है मेजबान। तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे विभाग, युद्ध स्तर पर चल रही है तैयारियां। खेल गतिविधियों को ठीक प्रकार से संचालित करने को लेकर बैठकों का दौर जारी। राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्रेरणादायक अवसर। पूरे देश के खिलाड़ी उत्तराखंड में आएंगे, खिलाड़ी करेंगे अपने खेल का प्रदर्शन। देश के विभिन्न राज्यों में हुए राष्ट्रीय खेलों का लिया जाएगा अनुभव। उत्तराखंड में करेंगे अच्छे से अच्छे खेलों का आयोजन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत बड़ा एक अवसर है, और हम मेजबान हैं। हमको जहां तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम लोगों के आने जाने से लेकर खेल गतिविधियों को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए हमारे खेल मैदान इत्यादि, उस पर लगातार हमारी बैठकें भी चल रही हैं। पहले से हमने ये किया हुआ है, और ये हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा प्रेरणादायक अवसर है कि पूरे देश के लोग हमारे यहाँ आएंगे और वो अपने खेलों का प्रदर्शन यहाँ करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम लोग इसको बहुत अच्छे मेजबान के रूप में, और जितने भी राष्ट्रीय खेल अभी तक आयोजित हुए हैं, उन खेलों से हम अनुभव लेते हुए वहाँ किस प्रकार से आयोजन हुए हैं, उन आयोजनों से एक अच्छा और अच्छा आयोजन हम यहाँ पर आयोजित करें। वहीं रामनगर के चोरफानी स्थित नेगी कॉलोनी में पहली बार 5100 दीप प्रज्वलित कर दीप महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, बीजेपी नगर अध्यक्ष मदन जोशी और सांस्कृतिक प्रभारी चंदन नेगी सहित कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग मौजूद रहे। दीप महोत्सव में जहां एक और महिलाएं कुमाऊनी पारंपरिक परिधान में नजर आई, तो वहीं रामनगर के स्कूली बच्चों ने कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय और लोक गायक नवीन पाठक ने भी अपनी जोरदार प्रस्तुति देकर लोगों का दिल जीता। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। मनाओ तो ठाठ से मनाओ। आज ही घर ले आओ हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और दिखाओ 69 का ठाठ। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। और ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं ऋषिकेश से सामने आ रही, जहां पर रोटरी क्लब ऋषिकेश देवास ने ज्योति स्पेशल स्कूल के बच्चों के संग दिवाली मनाई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रोटरी क्लब देवास के मेंबर्स ने स्कूल के बच्चों को किया उपहार भेंट। स्कूली बच्चों को मिष्ठान भी किए वितरित। स्कूली बच्चों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी, क्लब के मेंबर्स ने हाथ से बनाए गए सामान की प्रदर्शनी में से दीपावली की खरीदारी की है। स्पेशल बच्चों के साथ दिवाली का आनंद होता है दोगुना, कहना है तनु जैन का। क्लब के सचिव शुभांगी रैना, कोषाध्यक्ष पूनम वर्मा और राखी भी रही उपस्थित।
बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है ऋषिकेश से, जहां पर रोटरी क्लब ऋषिकेश देवास ने ज्योति स्पेशल स्कूल के बच्चों के साथ दिवाली मनाई है और रोटरी क्लब देवास के मेंबर्स ने स्कूल के बच्चों को भारी भेंट किए हैं। स्कूली बच्चों को मिष्ठान भी वितरित किए गए हैं। स्कूली बच्चों की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। क्लब के मेंबर्स ने हाथ से बनाए गए सामान की प्रदर्शनी में से दीपावली की खरीदारी भी की। तो वहीं धनतेरस और दिवाली पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक के मद्देनजर रामनगर में ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। प्रशासन के मुताबिक रामनगर मुख्य बाजार और कोसी रोड पर छोटे बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोसी रोड की तरफ से उसके आसपास से आने वाले सभी वाहन पायते वाली पार्किंग में खड़े कराए और लखनपुर की तरफ से उसके आसपास से आने वाले सभी वाहन पर्वतीय सभी वाली पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे, जबकि भवानीगंज की तरफ से उसके आसपास से आने वाले समस्त वाहन दुर्गा मंदिर भवानीगंज पार्किंग में खड़े होंगे। दिवाली सीजन में लगातार सभी बाजार क्षेत्रों में भीड़ बढ़ जाती है, वाहनों का आवागमन बढ़ जाता है। हमने पार्किंग जो हमारी तहसील की पार्किंग है सर पे उसकी ठीक करवा के वहाँ पे क्षमता विकसित कर दी है। रानीखेत रोड में भी हमने 40 से 50 गाड़ियों की पार्किंग अभी वर्तमान में तैयार कर दी, जहाँ पे वाहन लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो सीमित पार्किंग स्थल जो हमारे छोटे मोटे हैं वहाँ पे चिन्हित किया जा रहा है। ये भी अपील की जा रही है सभी ग्राहकों से कि बड़े वाहन या चार पहिया वाहन से बाजार क्षेत्र में ना आए, छोटे वाहनों से आएँ और खासकर जो बाजार की गलियाँ हैं वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क न करें। इस संबंध में पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी चारों लाइनों में धनतेरस से सभी प्रकार का ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, ताकि अंदर जो भी ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भारत रत्न यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर देहरादून में ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। मुख्यमंत्री ने लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया है। सीएम धामी का कहना, उनका संपूर्ण जीवन हमें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा करता है प्रदान। सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत का सपना किया साकार। 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत को बनाया सशक्त राष्ट्र। लौह पुरुष का महान योगदान के लिए देश का प्रत्येक नागरिक सदैव रहेगा ऋणी। रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के भीतर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जागृत करना। यूनिटी और इंटीग्रिटी की भावना केवल एक विचार नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय का है परम कर्तव्य। ये एक सामान्य दौड़ नहीं, ये देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने का एक माध्यम। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर देहरादून में ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया है। पटेल का इस देश की एकता और अखंडता में, एक देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी भी जो सरदार पटेल का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान देके देश के अंदर जो अलग अलग रियासतें थीं, उन सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत में जोड़ने का काम किया था और इसीलिए आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। हर जगह एकता दिवस के रूप में आज ये दौड़ हो रही है और निश्चित रूप से जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का जन्म दिवस हमको ये याद दिलाता है, स्मरण कराता है कि हमको अपने जीवन में समाज के लिए और देश के लिए सबसे पहले जो हमसे हो सकता है हमें करना चाहिए, समर्पण भाव के साथ, ईमानदारी से, पारदर्शिता से। तो निश्चित रूप से देश हमेशा उनको याद करता है, स्मरण करता है, इसीलिए हम आज उनकी जयंती मना रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कालाडूंगी में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने उत्तर भारत की प्रथम लोहा भट्टी मूसा बांगर, बजुनिया हल्दू और राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग का स्थलीय निरीक्षण कर लोगों की जन समस्याओं से रूबरू हुए हैं। आयुक्त ने कहा कि भट्टी को इको टूरिज्म के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा मरम्मत कार्य किया जा रहा है। भविष्य में पर्यटकों के लिए ये धरोहर आकर्षण का केंद्र बनेगी, साथ ही स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। आयुक्त रावत ने कहा कि नगर पंचायत परिषद भवन में कार्यालय और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स संचालित हो रहा था।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने पार्किंग आदि की समस्या से अवगत कराया। साथ ही कहा कि शीघ्र पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आयुक्त ने उपजल अधिकारी रेखा कोहली को कार्यालय में सोलर प्लांट लगाने के भी निर्देश दिए। पहली आयरन फाउंड्री है जो कि यहाँ पे चलती थी। कुछ पोर्शंस इसके खुरपाताल में थे, देचूरी में भी था, रामगढ़ में भी बताया जाता है, और इसकी हेरिटेज वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी इसके स्थल विकास को लेके हुई है, जिसमें कुछ हल्का फुल्का रास्ता बनाया गया है, कुछ टाइल्स लगाई गई हैं, और इसकी अप्रोच नैनीताल रोड से 900 मीटर के आसपास है। उसको तो हम ट्रेल को नेचुरल ही रखेंगे। वहाँ पे कुछ अच्छे साइनेजेस, मौके पे एक रेस्टोरेंट भी बन रहा है, एक तरीके से एक एजुकेशनल टूर यहाँ पे हो जाएगा। बच्चे आना चाहेंगे और लोग आना चाहेंगे, और यहाँ पे कॉर्पोरेट सफारी जोन भी बन रहा है, उसमें सम्मिलित करते हुए इसको रखा जाएगा। तो एक अच्छा इको टूरिज्म का प्रोजेक्ट होगा जो स्थानीय लेवल पे रोजगार भी देगा। इसके यूजर चार्जेस फॉरेस्ट को मिलेंगे, जिसका वो पुनः निवेश करके इसको और अच्छा बना सकते हैं। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। आशा नोटियाल ने 2 बार केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का किया था प्रतिनिधित्व। भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे आशा नोटियाल, कहना है सीएम धामी का। केदारनाथ विधानसभा की जनता आशा नोटियाल को बनाएगी विधायक। आशा नोटियाल विधायक बनकर विकास की गति को करेंगी तेज, कहना है सीएम धामी का। सरकार का केदारनाथ विधानसभा में पूरा ध्यान। मातृशक्ति का उत्तराखंड राज्य के निर्माण को लेकर बहुत बड़ा योगदान। केदारनाथ क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान और नौजवानों के नवाचार के लिए असीम संभावनाएं। तेजी से केदारनाथ धाम में हुए विकास कार्य। केदारनाथ क्षेत्र में कई योजनाओं के शासनादेश हुए जारी। पीएम मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम में हुए ऐतिहासिक कार्य। आपदा के बाद तेजी से हुए हैं कार्य। देखिए, मातृशक्ति का उत्तराखंड राज्य के निर्माण से लेकर उसको चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। और केदारनाथ क्षेत्र में चूँकि मातृशक्ति के उत्थान के लिए, हमारे नौजवानों के नवाचार के लिए, वहाँ के केदार घाटी और केदार क्षेत्र के ब्रांड के लिए बहुत असीम संभावनाएं हैं। और वहाँ पर चूँकि चुनाव ऐसे समय में हो रहा है, वहाँ की जो विधायक थी स्वर्गीय शैला रानी जी, उनका देहांत हो गया आकस्मिक रूप से, और उसके बाद वो सीट पर चुनाव की स्थिति आई है। और अभी जो प्रत्याशी हैं आशा नोटियाल जी, उन्होंने भी 2 बार पहले उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, लोगों के लिए काम करती हैं। निश्चित रूप से उनके वहाँ से विधायक बनने के बाद जो काम शैला रानी जी ने शुरू किए थे, उन कामों को और गति मिलेगी और नवाचार होगा। सरकार का भी पूरा ध्यान है, हमारे प्रधानमंत्री जी का वो सबसे प्रिय क्षेत्र है, क्योंकि उन्होंने स्वयं वहाँ पर आकर 2014 की आपदा के बाद रात्रि को ध्यान गुफा में उनका प्रवास हुआ था, रात्रि प्रवास हुआ था, उन्होंने ध्यान लगाया था। और उसके बाद उस क्षेत्र की आने वालों की संख्या अत्यधिक बढ़ी थी। जहाँ पहले 2 लाख 3 लाख लोग वहाँ पहुँचते थे, आज 20 लाख 21 लाख लोग पहुँच रहे हैं। तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए भी चूँकि कोई ये सामान्य चुनाव नहीं है, उपचुनाव है, और उस क्षेत्र को विकास की जो गति मिल रही है, आज एक भव्य केदार बन रहा है, दिव्य केदार बन रहा है। आपदा के बाद जिस तेजी से वहाँ पर काम हुआ है, पिछले समय में हमने लगभग 700 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं के वहाँ पर शासनादेश हुए हैं, केवल घोषणाएं नहीं हुई हैं। तो लोग इसको समझ रहे हैं और बड़े अंतर से केदारनाथ सीट को आशा नोटियाल को वहाँ का विधायक बनाकर विकास की गति को तेज करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एक तरफ तो दोनों पार्टियां कहे कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जिनका सीधा मुकाबला केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव सीट पर है, प्रत्याशी घोषित कर दिए। वहीं अब सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जनता पूरा समर्थन देगी और ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। हाँ, बिल्कुल कहें तो संदीप, अगर बात करें तो बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी पूरी से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि जो पूर्व पहले विधायक थी जिनकी डेथ हो गई है बीमारी के बाद, शैला रानी रावत, और फिर कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने महिला की जगह महिला को ही टिकट दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लगातार यहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं। बाबा केदारनाथ के नाम से ये विधानसभा जानी जाती है और 700 करोड़ से ऊपर की पहले यहाँ पर योजनाएं चल रही है। ये विकास की गति फिर ना टूटे यहाँ पर, इसलिए यहाँ की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशा नोटियाल को भारी समर्थन से जिताने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि और हमारा प्रयास भी यही है कि लगातार कैसे
जो विकास के काम है यहाँ पर रुके ना, क्योंकि डबल इंजन की अगर सरकार कहें तो उन्होंने कहा केंद्र में भी और यहाँ भी जब सरकार है और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं और उनकी आस्था का प्रश्न भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी ये उपचुनाव। और उन्होंने कहा कोई ऐसा शंका ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं हो, और भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन जीतेगी और यहाँ की जो जनता है फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद देने जा रही है। कमल, आश्वस्त होना एक अलग बात है, लेकिन तैयारियों के साथ मैदान में उतरना दूसरी बात हो जाती है। क्योंकि देखिए कि जिस तरह से पिछली 2 सीटों पर अगर उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी को ज्यादा कुछ खास वहां पे हासिल नहीं हुआ, ना उम्मीद ही बीजेपी लौटी थी। तो अब ऐसे में जब पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं तो साथ ही तैयारियां किस तरह की बीजेपी के पास है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये शाख की जो है बात बीजेपी के लिए सीट बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, प्रतिष्ठा का चुनाव है, यहाँ पर प्रतिष्ठा की सीट है, बाबा केदार धाम की आस्था से भी जुड़ी हुई है यह सीट है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी काफी पिछले हम कहें 2-3 महीने से लगातार यहाँ पर तैयारियां कर रही है। सीएम मुख्यमंत्री ने दौरे किए थे, यहाँ के मंत्री जो हैं वो लगातार वहां के दौरे कर रहे हैं, जगह जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं और लगातार जो भाजपा एक संगठन है, संगठन का मतलब ये कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जहां भी संगठन है मजबूत संगठन भाजपा का होता है। तो इसको लेकर भी पूरी तरह भारतीय जनता अस्वस्थ है। उन्होंने कहा है कोई हमें शंका ही नहीं है, हमें अपने कार्यकर्ताओं पे, हमें संगठन पे और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं उसको लेकर और यहाँ केदारनाथ विधानसभा की जो जनता है हमें उसका पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि मंगलौर की सीट की बात करें, मंगलौर पहले भी भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीत पाई है। हाँ, बद्रीनाथ सीट में कहीं ना कहीं हमें जो हमारे नतीजे थे वो मुनासिब नहीं आए, पर इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी पुख्ता तैयारी करी है और जी जान से यहाँ पर दिवाली के बाद सभी पार्टी कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता जुटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर ही दम लेंगे। कमल, क्या लगता है कि महिला प्रत्याशी को ही बीजेपी का मैदान में उतारना क्या ये बीजेपी को किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है या फिर चुनौती बनी रहेगी? संदीप, पहले भी अगर कहें तो आशा नोटियाल जो है 2 बार विधायक यहाँ रह चुकी है, बीच में अगली बार यहाँ एक बार हार भी गई थी, लेकिन 2 बार जो है वो यहाँ से विधायक रह चुकी है। सबसे बड़ी बात है यही भाजपा ने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर पहले महिला थी तो फिर हम महिला ही प्रत्याशी को यहाँ पर उतारने जा रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को और आगे ले जाना है, तो इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और यही इसीलिए फिर हमने शैला रानी की जगह हमने आशा नोटियाल को उतारा है और पूर्ण विश्वास है, यहाँ की जनता पे पूर्ण विश्वास है, हमारे जो विकास कर रहे हैं चल रहे हैं उससे पूर्ण विश्वास है, अपने संगठन पर विश्वास, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है और जो हमारी सरकार और केंद्र सरकार द्वारा ये जो काम चल रहे हैं ये गति फिर रास्ते में कहीं विघ्न ना हो जाए, इसके लिए यहाँ की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने जा रही है। बिल्कुल कमल, एक तरफ तो बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है और बात अगर कांग्रेस की करे तो कांग्रेस क्या कुछ तैयारियां करती दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, कहें तो मनोज रावत को यहाँ से टिकट दिया गया है, वो भी एक बार कांग्रेस पार्टी ने उसका निशाया, वो भी एक बार यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। अब वही देखना है कि कांग्रेस जो दावा कर रही है कि हम पूरे संगठित होकर चुनाव लड़ रहे हैं, कल जब नॉमिनेशन वहां पर हुआ था कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मनोज रावत का तो सभी वरिष्ठ नेता वहां पर दिखाई दिए थे, जनसभा भी वहां पर की गई थी। अब यही देखना है कितना दम कांग्रेस इस बार दिखाती है, 2 उपचुनाव भी जीते हैं, उसका कितना दम और कितना जोश यहाँ केदारनाथ विधानसभा सीट पर दिखाई देता है। तो देखना होगा, टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रहेगी। अभी जब कल आज नॉमिनेशन की स्थिति हो जाएगी और फिर कहें तो पूरा स्थिति 4 तारीख को साफ हो जाएगी नाम वापसी को लेकर के, क्या छुट्टियां पड़ जाएंगी दिवाली की, तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी कितने प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है, क्या स्थिति है। पर कुल मिला के कहें जो भारतीय और जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी भी ही आमने सामने टक्कर होनी है, ये देखने, क्योंकि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस यहाँ पर ऐसे जीती भी है और यही अब देखना है कि अब क्या स्थिति बनती है यहाँ पर। अगर हम कहें तो 20 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होगा, 23 नवंबर को मतगणना होगी। हमें इंतजार जरूर करना पड़ेगा, जिस हिसाब से पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों दावा कर रही है हम दोनों सीट जीतने जा रही हैं, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वहां की जनता किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना मत समर्थन देती है और जिससे उस पार्टी के प्रत्याशी को विजयश्री हासिल होगी। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।